वापस समझेंगे व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थर्ड अलजेब्रिक फंक्शन है, फिफ्थ फोर्थ लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग आपने अगर सुना हो तो। लास्ट मैंने अगेन जो फंक्शन लिखा है वो अलजेब्रिक फंक्शन। गाइस आपको कैसे पता लगा ये अलजेब्रिक फंक्शन है? तो हमें y इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ दिखा है ना, x यहाँ पर x ये दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। x की पावर कुछ भी हो, है ना, इस तरह से। अगर यहाँ पर कुछ नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं हो, नंबर यहाँ प्रोडक्ट में आता। अब फंक्शन को और अच्छे से समझना हो, मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या होता है उसको और अच्छे से समझना हो, तो हमने एक डेफिनेशन भी लिखी। यहाँ जो x आपको दिख रहा है ये एक वेरिएबल होता है, डेफिनेशन में भी लिखा है ना, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। इस x की वैल्यू आप पुट करते हैं और आपको y की वैल्यू कुछ मिल जाती है। जैसे फर्स्ट फंक्शन में आपको बताई थी, x की वैल्यू 0 पुट करो y 0 मिलेगा, x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो y आपको है ना 1/2 मिलेगा, x की वैल्यू 90 डिग्री पुट करो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ 10x है, अगर x की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं तो y कितना मिलेगा? 1। हाँ आप जानते हैं 10th क्लास से पढ़ा है आपने, x की वैल्यू अगर 45 हो तो y 1 मिलेगा, x की वैल्यू अगर 0 हो तो y 0 मिलेगा, x की वैल्यू है ना 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, y की वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड आपको मिलती जाएगी। तो किसकी वैल्यूज पुट की जाती है? वेरिएबल x की। तो x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी और पर डिपेंड नहीं करता, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y भी वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो y भी वेरिएबल है, बट थोड़ा सा चेंज है। x को हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट। y किस पर डिपेंड करता है? तो y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर। तो दो वेरिएबल हैं, एक x एक y। चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से आप नीचे भी देख लें, तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें। चलिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा में आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं ना, तो एट x इक्वल टू 0 वी रिसीव्स y इक्वल टू 5। सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। x है यहाँ पर इसलिए ये 0 हो जाएगी टर्म, यहाँ भी x है इसलिए 0 हो जाएगी, ये वाली कांस्टेंट टर्म बच जाएगी। अगर x की वैल्यू आपसे कहें -1, अब सोच के बताओ 10 0 x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा +5, है ना। -1 का स्क्वायर +1 होगा इसलिए 3, -1 × 2 -2, ये लीजिए -2, तो कितना रहा? 6, कोई नहीं बोला, 6 आएगा सर, +6 आएगा, है ना। हाँ x की वैल्यू अगर +1 होती तो y की वैल्यू कुछ और होती। आप सोच सकते हैं कितनी होती, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 10। तो कुल मिलाकर x को आप कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को आप कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी, अब जो कल डेफिनेशन बताई थी उसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर y एक क्वांटिटी है और वो किसी वेरिएबल पर, वेरिएबल मतलब x पर डिपेंड करती है, तो y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x, दैट्स इट। अगर y x का फंक्शन है तो इसको मैथमेटिक्स में लिखने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, ध्यान दें। इफ y इज द फंक्शन ऑफ f देन इट कैन बी रिटन एज, स्टैंडर्ड तरीका है, इसको देख लें तो समझ जाओ y क्या है? x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, लिखने का तरीका। तो ये जितने भी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब y है ना, ये सब क्या है? फंक्शन। किसके फंक्शन है? x के। क्यों है? क्योंकि x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ लॉग की और बात कर लेते हैं, चलिए लॉग के बारे में थोड़ा आपको फेमिलियर कर देते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हो
log 10 बेस 10 1, तो बताइए log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 आप में से शायद कोई होगा जिसको पता होगा, किसी ने पहली बार और कोई जिसने ये पढ़ा हो देखा हो, तो आज का Sir, एक 10 to the power 1 is equals to 10. बिल्कुल सही, वो तो सही है। log 10 बेस है, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है। आप में से किसी ने आज से पहले ये देखा है, सुना है? बस ये पूछ रहा हूँ, है कोई ऐसा जिसने ये log 10 बेस 10 पर देखा है, पढ़ा है, सुना है? नो ये थोड़ा सा सर। जानना चाहता हूँ। एक भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज आपका एक HW, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना है ना, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में ज्यादा जा नहीं सकते, टाइम लिमिट रहता है। तो log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस पर थोड़ा रिसर्च करना है कि ऐसा कुछ होता है क्या। अब आगे की बात थोड़ी सी और बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है मैथमेटिक्स में। log 10 बेस 100 इक्वल टू 2 होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। होता है ऐसा, है ना, ये गलत बात नहीं है। log की बहुत सारी टेबल्स होती है, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज वहां पर होती है। ये तो मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता रहा हूँ, बहुत काम आने वाली वैल्यूज बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल वैल्यूज बता रहा हूँ। log 10 बेस 1000 की वैल्यू 3 होती है गाइस। इन तीन को देखो, बस बात समझ में आ जाएगी। log 10 बेस 10 1 है, log 10 बेस 100 2 है, log 10 बेस 1000 3 है। इसका मतलब अगर आपको कोई कह दे log x बेस y इक्वल टू z है, तो x y z में आप क्या रिलेशन बता सकते हो? इन तीनों को आपने देख लिया, इन तीनों के बेसिस पर अगर आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना हो तो आप क्या बता सकते हैं? है ना, तो अब सुनिए क्या बता सकते हैं आप। एक्स टू दी पावर जेड इक्वल टू वाई, ऐसा बता सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? तो कुछ ऐसे चेक करेंगे। फर्स्ट को आप देखें, अगर 10 टू दी पावर 1 की बात करें तो 10 टू दी पावर 1 10 होता है ना गाइस, ऑब्वियसली। सेकंड को देखें, 10 टू दी पावर 2 इक्वल टू 100 होता है। आवाज नहीं है किसी की? 10 टू दी पावर 2 100 नहीं होता। यस सर। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटा सा लॉजिक है ना, ज्यादा आपको डिटेल में बता नहीं रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का पूरा प्योरली पार्ट है। थोड़ा फिजिक्स में कभी कभी आपको दिखेगा ये। ओके, लास्ट भी देख लें, 10 और ये 3, तो बेस 10 है तो 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है। तो अगर ये तीनों आपको गिवन हो तो इन तीनों के बेसिस पर आप इसका क्या करेंगे? x टू दी पावर z इक्वल टू x टू दी पावर z इक्वल टू y होता है ना। आप जब log के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, log e बेस x y इक्वल टू log e बेस x। कभी कभी बेस पर आपको यहाँ पर e मिलेगा। e होता है नेचुरल लॉग, 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड लॉग होता है। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा गाइस? बताइए, y e x, इन तीनों में क्या रिलेशन है? अब तो बताओ, अब तो बता देंगे आप। आवाज आनी चाहिए, है ना, तसल्ली से सोचें और सोचकर अब फटाफट बता दें। y e x में पावर y इज इक्वल टू x। वापस बोलो, e to the power y is equal to x। e टू दी पावर y इक्वल टू x। और सही क्या ये? हाँ या ना बता दें, सही है? यस सर। यस सर। मुझे ये ठीक लग रहा है, सही लग रहा है ना। तो लॉग के बारे में थोड़ा बता दिया, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप आई थिंक फेमिलियर होंगे, 9th 10th में पढ़ लेते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन से भी फेमिलियर है, 9th में आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं और उसको अगर y के इक्वल पुट कर दे, पॉलिनोमियल को y के इक्वल पुट कर दे तो वो बन जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। यहाँ बेस 10 भी हो सकती है, e भी हो सकती है। केमिस्ट्री में थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो लॉग बेस e को
लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर आपको याद करवाया जाएगा 2.303, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेस ई को 10 में कन्वर्ट करना, क्योंकि बेस जब 10 आ जाती है तो उसके बाद वैल्यूज फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है ना। log 10 बेस 10 100, log 10 बेस 10 1, log 10 बेस 100, log 10 बेस 1000, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ओके, ये अलजेब्रिक फंक्शन ही है, रूट एक्स मतलब पावर हाफ, ये अलजेब्रिक फंक्शन ही है, छोटा है बट अलजेब्रिक फंक्शन ही। तो फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने इस तरह से समझी थी, इफ अ क्वांटिटी y depends on a variable x, then the quantity y is called function of x, है ना। बीच में एक और बात बताई थी, x जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड y की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ऑब्वियसली होती है। जैसे हमने कहा x की वैल्यू 45 है तो y की वैल्यू 1 है, ऑब्वियसली 45 के कॉरस्पॉन्ड एक पर्टिकुलर वैल्यू है 1। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 5 मिलती है, तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड y की एक पर्टिकुलर वैल्यू, यूनिक वैल्यू मिलती है। तो कुछ आइडिया लगा? यस आइडिया लगा फंक्शन क्या होते हैं? तो इस तरह से। और फंक्शन में मैंने आपको आज एक और बात क्लियर कर दी, फंक्शन में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो आगे का काम स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा इस न्यू हेडिंग डिफरेंशिएशन। तो आगे बढ़ने से पहले फंक्शन समझना जरूरी था, आई थिंक कुछ और आपको आइडिया लग गया होगा। डिफरेंशिएशन, ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है? यस सर। यस ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है सभी के? ठीक है। हेडिंग आपने लिख लिया होगा, नाम खूब सुना होगा आपने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस बोलते हैं इसको, प्योरली मैथमेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैं इसको 0 चैप्टर में काउंट करता हूँ। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो हमने कहा y एक फंक्शन है अगर ये x पर डिपेंड करता है, इसमें हम कहते हैं x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ये स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का, है ना। और एग्जाम्पल की बात करें तो अभी मैंने लिखे भी थे, y इक्वल टू साइन एक्स, कुछ भी लिख दें, y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2, एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, छोटा है, ठीक है। तो इन सब में आप देख रहे हैं y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो स्टैंडर्ड मेथड है, नोटिफिकेशन का तरीका है y इक्वल टू fx। अगर ऐसा कभी दिख जाए तो आपको क्या समझना है? y एक फंक्शन है किसका? x का, ये आपको समझना होगा। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है, y है फंक्शन x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो d अपॉन dx ऑफ y, इसको ऐसे भी कह सकते हैं dy अपॉन dx। तो देखो यहाँ पर एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप समझ सकते हैं dx क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्मॉल वैल्यू है गाइस, dx इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, dy क्या है? सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल की स्मॉल वैल्यू है। तो इस तरह का रेशो क्या कहलाता है? What can we say this type of ratio? We can say rate of change of one variable with respect to another variable. Rate of change of हम बोल सकते हैं ना, like आप क्या कहते हैं? dv upon dt, इसको हम क्या कहते हैं? rate of change of velocity with respect to time। चलिए एक और dx upon dt, इसको हम क्या कहते हैं? rate of change of displacement with respect to time। और सुनिए dp अपॉन dt, p मोमेंटम अगर है तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब सबका टाइम है तो हम टाइम बोलते नहीं, हम बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। बट डिफरेंशिएशन में हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। y वेरिएबल है या नहीं है? सर है। कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट।
Dependent. x वेरिएबल है या नहीं है? तो आप है बोलेंगे सर। है। कौन सा है? Independent. इंडिपेंडेंट। Dependent. तो इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट, है ना? तो डिपेंडेंट कहाँ है ऊपर, इंडिपेंडेंट कहाँ है नीचे? तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation of first with respect to second. तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेफिनेशन लिख लें फटाफट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ dependent variable, the rate of change of dependent variable ब्रैकेट में लिख सकते हैं फंक्शन। कुछ बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ब्रैकेट में फंक्शन क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि y अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y फंक्शन भी तो है इसका, x का, है ना? तो आपने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट में फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू WRT भी लिख सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू independent variable, with respect to independent variable is called differentiation, full stop, is called differentiation. तो एक बात तो आपको पता लग गई, डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अनदर। ओके, लिखिए इफ y इक्वल टू fx, then d upon dx equal to d upon dx of fx equal to f dash x। एक और सिंबल है ये, अगर आपको कभी f के ऊपर डैश दिख जाए तो dy upon dx, तो ये है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, और y के प्लेस पर fx लिखा और fx के ऊपर डैश दिख रहा है आपको, अगर डैश दिख जाए तो अंडरस्टूड है फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट किया जा चुका है। डैश दिख जाए इसका मतलब फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट किया जा चुका है। अब एक कसम भी मत खा लेना कि ऐसी होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है। अब इसका मतलब कोई मुझे बता दो, काफी कुछ मैंने बता दिया है आपको। इसका मतलब क्या है? y is the function of t, function of t, है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ मैंने t दिखाया है, दैट्स इट। अगर एक बात समझ में आ गई तो हजार बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अब देखो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में, जो है उसी के रेस्पेक्ट में होगा। इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम है, तो उसी के रेस्पेक्ट में होगा। इसको भी ऐसे लिखते हैं t, है ना, फंक्शन ऑफ t। तो अगर f डैश t दिख जाए इसका मतलब फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट किया जा चुका है, डैश दिख जाए। कभी कभी आपको, है ना, एक बार डिफरेंशिएशन के प्लेस पर डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा, जैसे आप जानते हैं ना d2x अपॉन dt स्क्वायर। एक्चुअल में पता है ये क्या है? x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का टू टाइम डिफरेंशिएशन है ये, टू टाइम डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। गाइस ये वाली बात सही है? इतनी एक्सेलरेशन dv बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब v इंडिविजुअल क्या होता है? ये होता है, अगर मैं इस v के प्लेस पर इसको फिट कर दूं तो ये मिलेगा क्या? yes sir,
दिख रहा है कुछ? देखिए यस सर। इस चेन को कंप्लीट ही कर देता हूँ। d अपॉन dt ऐसा का ऐसा, इस v के प्लेस पर मैं अगर ये पूरा लिख दूं तो क्या लिखना पड़ेगा? इनटू dx अपॉन dt, है ना? फिर आपको आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा कंजेस्टेड किया है बट आई थिंक दिख रहा होगा, सही बात है ना? dd d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो x का डबल डिफरेंशिएशन है, x का डबल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट किया है तो हम डैश अप्लाई करते हैं। अभी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, बस सिंबल से आप फेमिलियर हो जाए, ऐसा दिख जाए तो आपको क्या समझना है बस वो बता रहा हूँ। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, जैसे यहाँ पर d2y अपॉन dt स्क्वायर, d2y अपॉन dt स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंगल डैश की जगह डबल डैश आ जाता है। अब ये हो गया फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, तो बस सिंबल ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी तो आप इस बॉक्स को कंप्लीट करें। अगर फंक्शन ऐसा है y is the function of x then its differentiation can be written as, ऐसा भी और ऐसा भी, तीनों तरीके सही है। तो डेफिनेशन की बात हो गई, फटाफट अब हम कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। सम formulas of differentiation. लिख लिया हेडिंग? यस सर। यस। अब हम कुछ फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर उन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे तो आप फॉर्मूलाज से भी फेमिलियर हो जाएंगे। अभी तक हमने दो चीजें समझी हैं, फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आती है इसलिए बीच बीच में मैं एग्जाम्पल्स ले रहा था, और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बिल्कुल फ्रेश अभी तो, ठीक है। और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को समझने के लिए भी मैंने एग्जाम्पल दिया, वेलोसिटी का है ना, dx अपॉन dt, एक्सेलरेशन का dy बाई dt होता है। तो एक्चुअल में dv बाई dt एक्चुअल में क्या है, v का डिफरेंशिएशन है t के रेस्पेक्ट में। dv बाई dt क्या है, v का डिफरेंशिएशन ही है t के रेस्पेक्ट में, है ना। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बहुत कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला d अपॉन dx of c equal to 0. First formula, where c is what? डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो देखो देखो, c को मैं क्या कह रहा हूं, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो क्या पता लगा पहले फॉर्मूले से, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर c कांस्टेंट है तो आप समझ लो यही 0 है। अगर c कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट में कुछ चेंज आता है क्या? नो सर। कांस्टेंट है c, तो कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा? और dc किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c में स्मॉल चेंज को। अब c अगर कांस्टेंट है तो c में जो स्मॉल चेंज होगा वो खुद ही 0 होगा, है ना। तो अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पक्की बात याद रह जाएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज ही नहीं आता है। चेंज नहीं आता है तो न्यूमरेटर ऑलवेज 0 है, पहली बात, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल है ना, अगर कोई वेरिएबल है लाइक u v, ऐसे हम लेते हैं। अगर u क्या है, u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x। u और v वेरिएबल्स हैं, x पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा ना y x पर डिपेंड करता है, वैसे u भी x पर डिपेंड करता है, v भी x पर डिपेंड करता है। आपको कह दिया u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो समझ गए u क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, u x पर डिपेंड करता है। सिंबल बता दिया मैंने u, तो u वेरिएबल है। और आपको कह दिया c इंटू यू, c इंटू यू का मतलब c कांस्टेंट है बट u वेरिएबल है। अब आप कैसे लिखेंगे, c आउट du अपॉन dt। तो c को बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है
तो डिफरेंशिएशन किसका पॉसिबल है? वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं। कांस्टेंट जब अकेला था तो उसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया? 0 ही हो गया। बट अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो समझ लो वेरिएबल ने बचा लिया कांस्टेंट को, बाहर आ गया वो। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? किसी वेरिएबल का। सेकंड रिजल्ट, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। इस पर IMP लगा दे। थर्ड डिफरेंशिएशन 11th में डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लो आपके लिए थर्ड फॉर्मूला ही है। 11th में एक ही फॉर्मूला काम आएगा आपके, x टू द पावर n। हाँ, अब इसका रिजल्ट क्या है? तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। n क्या है? कोई नंबर है, 1 2 3 4 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रेशियो में भी हो सकता है। n कोई नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इसको आप IMP लगा देना, बहुत बहुत यूजफुल है। इसके लिए मैं हाथों हाथ समझा देता हूँ आपको कुछ एग्जांपल से। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है? x के रेस्पेक्ट में n x टू दी पावर n माइनस 1। पावर रिड्यूस हो गई, पावर प्रोडक्ट में है। देखिए जैसे आपसे कह दें y इक्वल टू x टू दी पावर 7, समझ रहे हैं? y इक्वल टू x टू दी पावर 7, पावर बहुत बड़ी है, 7 पावर। तो dy अपॉन dx क्या होगा? पहले आप लिखेंगे d अपॉन dx y के प्लेस पर x टू दी पावर 7। सही लिखा मैंने? y का डिफरेंशिएशन मतलब x टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन। अब आपको दिख गया ये x टू दी पावर 7 जैसा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज दे सकते हैं? थर्ड नंबर वाला, x टू दी पावर n है ना। तो ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है मुझे, x टू दी पावर 7 मतलब x टू दी पावर n जैसा है। n की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो इसका रिजल्ट आ गया 7 x टू दी पावर 6। कोई शक? इस फॉर्मूले से यूज करते हैं 7 x टू दी पावर 6, n माइनस 1 दिख रहा है ना, और n की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। अगर मैं आपसे कहूं 3x स्क्वायर, चलिए इसको तो इरेज करते हैं, ये तो इजी है। y इक्वल टू आपको कहा 2x की पावर 3 x क्यूब। अब इसका dy बाय dx क्या होगा? हाथों हाथ बता दो। थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 6x स्क्वायर। भाई 2 जो कांस्टेंट है, 2 तो ऐसा का ऐसा बाहर, जैसे बताया था ना, c कांस्टेंट है तो बाहर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? वेरिएबल का। d अपॉन dx किसका होगा? x क्यूब का। अब ये वाला फॉर्मूला यूज आ जाता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। n कितना है? पावर कितनी है? 3 है। 2 ऐसा का ऐसा इंटू 3x स्क्वायर। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ गया 6x स्क्वायर। चलिए अब थोड़े समझदार हो गए लगता है आप। तो बताइए डिफरेंशिएशन कितना होगा रूट एक्स का? अब नहीं है ये आवाज। चलिए सोचिए, ऐसे जल्दीबाजी भी नहीं करनी है ना। आपको कह दिया y इक्वल टू रूट एक्स, x इज द फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 बाय 1/2 x की पावर माइनस 1/2। एग्री करते हैं क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. भाई मैं तो करता हूँ, क्योंकि रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ थी, पावर हाफ आगे आ गई, और हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1 बचेगा। और स्टैंडर्ड तरीके से उसको ऐसे लिखते हैं गाइस। आई थिंक आप कहेंगे यस, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड मेथड है। क्योंकि माइनस पावर है, नीचे जाएगी तो x की पावर हाफ नीचे रहेगी, और हाफ पावर है तो अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो कुछ बातों पर आपको फेथ करना पड़ता है, और बहुत सारी बातें फिर आप करने लग जाते हैं। तो फॉर्मूलाज पर फेथ तो करना पड़ेगा। हम और आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये सब फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं इस प्लेनेट पर। ओके, और फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो एक चेन रूल जैसा ही होता है, d अपॉन dx ऑफ u प्लस माइनस v। अगर दो फंक्शन है, u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x, u x पर डिपेंड करता है, v भी x पर डिपेंड करता है। अब आप समझ गए होंगे कैसे डिपेंड करता है। तो u वेरिएबल है, v वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स
का है ना, या तो सम है या डिफरेंस है। सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों लिखे हैं मैंने, ठीक है। बताइए, दिख गया ना सभी को? Yes, sir. sir. तो अगर ऐसे प्लस माइनस बीच में हो, यहाँ 2 लिखे हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इनका सेपरेट डिफरेंशिएशन लिखा जाता है। सेपरेट डिफरेंशिएशन लिखा जाता है। u का कर दिया, फिर जो साइन बीच में है वो साइन बीच में लिख दिया, आइदर प्लस और माइनस, और दूसरे का कर दिया, सीधी सी बात। क्योंकि जब हम अलजेब्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देखते हैं तो कभी कभी y इक्वल टू 2, 3, 4 टर्म्स होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ मैंने 2 लिखी है, 3, 4 भी हो सकती है, ठीक है। और उन टर्म्स में अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, ठीक है। 4 फॉर्मूलाज, तो नोट्स को नोट्स की तरीके से ही बनाना है। 4 के बाद यहाँ पर 5th नंबर यहाँ लिख देते हैं। ओके, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो u इंटू वी, तो ये बड़ा यूजफुल है। अगर कोई दो फंक्शन म्यूचुअली प्रोडक्ट में हो और उसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बता रहा हूं मैं, u इज द फंक्शन ऑफ x, u x पर डिपेंड करता है, v ऑल्सो इज द फंक्शन ऑफ x, v भी x पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, du अपॉन dx इंटू v प्लस u इंटू dv अपॉन dx। तो ध्यान दें, किसी एक वेरिएबल का एक टाइम में डिफरेंशिएशन हुआ है। जैसे हमने u को डिफरेंशिएट किया तो v को नहीं किया, इनटू में ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, प्लस u को नहीं किया, किसको किया, v को डिफरेंशिएट किया। समझ रहे हैं? तो एक और फॉर्मूला है। तो अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो उनका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से होता है। ओके, एक और, अगर कोई दो वेरिएबल डिवाइड में हो तो और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जब यूज आएंगे तब आपको इन पर और फेथ बढ़ता जाएगा। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको तो 12th में बहुत बहुत काम में लेना ही है। u v दो वेरिएबल हैं, u x पर डिपेंड करता है, v x पर डिपेंड करता है, बट अब इनका रेशियो है। प्रोडक्ट में होता है तो 5th नंबर का फॉर्मूला काम करता है, अब डिवाइड में है तो अब 6th नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ही रखना है स्क्वायर अप्लाई करके, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट करना है du अपॉन dx, और इसके साथ प्रोडक्ट में लिखना है v, बीच में आएगा माइनस, अब u dv अपॉन dx, दिस इज द फॉर्मूला। अगर u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के RHS में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन है। जैसे यहाँ ओनली u का डिफरेंशिएशन है, यहाँ ओनली v का डिफरेंशिएशन है। तो आगे जाकर अब ये पुराने फॉर्मूला से काम हो जाएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन पुराने फॉर्मूला से हो जाते हैं। तो कुछ 10 फॉर्मूलाज आपको लिखवा ही देते हैं, चलिए फटाफट लिखिए। d अपॉन dx ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सिंपल है, cos x होता है। अभी हम फटाफट यूज कर लेंगे, आज डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे। d अपॉन dx ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, रेसिप्रोकल होगा एक तरह से। गाइस हो गया? यस सर। है ना, फॉर्मूलाज जस्ट लिखने हैं। मैंने कुछ आपको समझाया, जैसे 3rd नंबर के फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ओके सर 8th वाले में माइनस साइन x आएगा ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos लिखा है,
cos x का डिफरेंशिएशन साइन तो होता है बट नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन सभी को अप्लाई करना है, बिल्कुल करना है। ओके चलिए tan x का भी बता देते हैं, d अपॉन dx ऑफ tan x तो क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अगर कोई 7th नंबर का फॉर्मूला ध्यान दें, 7th नंबर का फॉर्मूला 8th नंबर का फॉर्मूला यूज लेकर tan x का डिफरेंशिएशन पता लगाना चाहिए तो उसको 6th नंबर का फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। कैसे, हम जानते हैं ना tan x क्या होता है, तो सब कहते हैं tan होता है sin x अपॉन cos x, ऐसा सुना है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको tan x को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, sin x अपॉन cos x को डिफरेंशिएट करना है। तो u अपॉन v जैसा फॉर्म बन गया यहाँ पर, sin x हो गया हमारा u, cos x हमारा हो गया v। तो आप अगर है ना, हम चेक भी कर लेंगे चलो आज, 6th नंबर के फॉर्मूला को यूज लेकर, 7th नंबर के फॉर्मूला को यूज लेकर, 8th नंबर के फॉर्मूला को यूज लेकर ये 9th नंबर का फॉर्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे एक तरह से गेम है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। चलिए इसको एंड करते हैं। 10th नंबर पर आप लिख सकते हैं लॉग, एक और फॉर्मूला 10th नंबर पर, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस? 1/x sir. 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये कहाँ से आया कैसे आया, सबका अपना एक डेरिवेशन का मेथड होता है। अब वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है प्योरली। बहुत इजी अगर डेरिवेशन हो, आपसे कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, a प्लस बी का होल क्यूब कैसे आता है, तो आप थोड़ा बहुत करके बता सकते हैं, लेंथी डेरिवेशन। ओके एक और बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, सेम e टू दी पावर x लास्ट फॉर्मूला। तो इनको तो जस्ट आप देख लें, यूज नहीं आएंगे कभी आप। सर sec और cos sec। नहीं फिर तो बहुत सारे होते हैं, बट हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, इनको इंपॉर्टेंस देते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, बहुत सारे होते हैं। ओके गाइस डन? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. है ना, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपने क्या क्या समझ लिया, बहुत यूजफुल काम तो हमने कर लिया। फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन समथिंग समथिंग। स्टार्टिंग वाले यूजफुल है ना, ये 1 2 3, और एक और 5th नंबर वाला कभी कभी यूज आ सकता है, 5th 6th को भी आप इम्पोर्टेंट मान लो। तो सर starting एक वाले, सेकंड बाकी का एग्जांपल भी दे दो ना। सेकंड मतलब ये, यस सर। इसका आपको दिया था, आप शायद ध्यान नहीं दिया, हमने आई थिंक ऐसा लिखा था y इक्वल टू 2x क्यूब, मुझे लग रहा है ऐसा ही एग्जांपल लिया था। अगर y इक्वल टू 2x क्यूब है ना, और आपको dy बाय dx पता करना है, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता करना है, तो समझ गए क्या करना है, d अपॉन dx किसका, 2x क्यूब का। अब ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x की पावर 3 क्या है, वेरिएबल है, समझ रहे हैं, u के प्लेस पर Yes, क्या है, sir. x की पावर 3। तो 2 को आपको याद है ना बाहर कर दिया था, फिर x की Yes, पावर sir. 3 का डिफरेंशिएशन इस रूल से, इस फॉर्मूले से आपने क्या कर दिया था, 3x स्क्वायर, और फाइनली आंसर आपने बताया था 6x स्क्वायर, है ना। तो वो आप समझ सकते हैं, इसी फॉर्मूले का एक एग्जांपल था। यस सर। ओके अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे, कुछ मैं करूंगा फिर आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे।
बस हमको करना क्या होता है, हमारी मजबूरी है कि हमें इन फॉर्मूलाज पर फेथ करना पड़ता है, उसके बाद हमारा काम हो जाता है। इसी तरह से फिर जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन और इजी लगेगा आपको। इजी है नहीं बट इजी लगेगा अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हम पहले कर लेते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड, लिखिए, आपको 11 फॉर्मूलाज कंप्लीट लिखने थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड dy by dx of, find dy by dx of, first y equal to 1 2 ओके, इतना ही। बाकी सब कुछ इरेज कर देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है इसलिए मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन को ही मैंने सेलेक्ट किया है इस ग्रुप में, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं मिक्स में फंक्शन देकर आपको कहूंगा फाइंड dy by dx। तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। dy by dx पता करना है तो ऐसे लिखते हैं d upon dx। y की वैल्यू क्या है फर्स्ट में, दिख रहा है ना सबको? y क्या है सबको दिख रहा है? यस गाइस, फर्स्ट में y, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो हमें dy by dx पता करना है। फाइंड dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। धीरे धीरे आपको बातें और स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी y के प्लेस पर, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 बार डिफरेंशिएशन लिख दें। 7x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर अपॉन, है ना, x स्क्वायर अपॉन dx प्लस 2d अपॉन dx ऑफ x क्यूब प्लस d अपॉन dx ऑफ 10 लिख रहा हूं जस्ट। अब एक साथ फॉर्मूलाज यूज लेते हैं। पहले का क्या करें, ठीक बात है क्या? x Yes, स्क्वायर का sir. डिफरेंशिएशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 3, अगर x टू दी पावर n हो तो n आगे आ जाता है और पावर 1 रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर n के प्लेस पर 2 है तो 2 आगे आ गया और पावर 1 रिड्यूस होगी। 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर, यही सोच रहे होंगे आप लोग। x क्यूब का Yes, इस फॉर्मूले से, x क्यूब का इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन। लास्ट टर्म में क्या लिखूं? 0. रीजन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट में तो चेंज ही नहीं होता है ना, तो डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? ऊपर भी कुछ चेंज, नीचे भी कुछ चेंज। ऊपर किसमें चेंज है ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट भी, तो डिपेंडेंट 10 है। अब गलत बोल दिया, डिपेंडेंट 10 है ना, 10 तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लास्ट एक्सप्रेशन 14x प्लस 6x स्क्वायर, बात खत्म। सही है, सभी ने यही लिखा? यस सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस? अब इस पर दिमाग लगना V है। plus U वाला फॉर्म, V plus U वाला। हाँ, वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम करेंगे ही, पर उसके बाद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला को सॉल्व करते हैं। dy by dx पता करना है, सब पर एक ही काम करना है, dy by dx पता करना है। तो d अपॉन dx, अब y क्या है? तो सेकंड में y मुझे दिख रहा है 10 अपॉन रूट x प्लस 5 रूट x, ठीक है। 10
डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तसल्ली से देखें, ब्रैकेट में दो टर्म है, 5 10, मतलब ये 10 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। वेरिएबल कौन है, 1 अपॉन रूट एक्स, तो उसी का होगा डिफरेंशिएशन। 5 एज इट इज बाहर, रूट एक्स वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन होना है। अब हम कैसे इनको लिखेंगे, एक स्टेप और बता देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2, कोई शक? नो 1 बाय रूट एक्स था ना, No, sir. 1 बाय रूट एक्स, समझ गए, 1 बाय रूट एक्स था। ऊपर आकर पावर नेगेटिव हो जाती, नीचे पावर हाफ थी, ऊपर पावर माइनस हाफ हो गई, ठीक है। प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर प्लस 1/2, ये हमने लिख दिया। अब हमें दिख रहा है, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज लें एक्स टू दी पावर एन को, फॉर्मूला नंबर 3, तो हम लिखते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर फर्स्ट में एन की वैल्यू माइनस हाफ है, कोई कुछ कह रहा है? सर ये इधर रूट एक्स के अंदर सर 1/2 ही तो आएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 सर 5 dx। हाँ तो Yes, 1/2 तो लिखा है, सर माइनस Plus, 1/2 लिखा है। यहाँ पर माइनस है, ये आपको माइनस दिख रहा है क्या? मैंने तो प्लस लिखना चाहा था, प्लस था, है ना। तो ये माइनस हाफ है पावर और ये प्लस हाफ है पावर, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा था आगे, हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। यस सर। यस सर ये प्लस अब- हाफ क्यों हुआ? प्लस हाफ क्यों हुआ? अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात पूछ ली आपने। आप पता है क्या पूछ रहे हो, रूट एक्स को ऐसे क्यों लिखते हैं आप, तो ये पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो ना। नो हेलो। सर। तो अब आगे बढ़ सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी Yes, जल्दी, है ना। हाँ थैंक यू। तो अब मैं ये कह रहा था, यहाँ पर दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू माइनस हाफ है, बस फर्स्ट को ही देखिए पहले। फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू माइनस हाफ है। चलिए यहीं रख के देखते हैं, n की वैल्यू माइनस हाफ, n की वैल्यू माइनस हाफ और n की वैल्यू माइनस हाफ। यहाँ पर ही थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं, माइनस हाफ तो ऐसा का ऐसा, x की पावर -3/2, ठीक बात। हाफ 1, Yes, sir. माइनस sir. हाफ माइनस 1, भाई 1 और हाफ क्या 3/2 होते हैं, बट माइनस नहीं होगा। तो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन है वो मुझे पता लग गया, सेपरेट चेक कर लिया मैंने। n की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू माइनस हाफ रखकर, तो मुझे मिला माइनस का 1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2, ठीक है। प्लस लगा देते हैं। अब 5 ऐसा का ऐसा, इसके बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना गाइस हमने। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 वापस कर सकते हैं आप चाहे तो, माइनस डिटेल में वापस कर सकते हैं, या थोड़ी देर पहले बताया था वो याद कर सकते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पर x की पावर हाफ कर दें प्लस का और ये भी प्लस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ -1 माइनस का 1/2, है ना, ये आएगा। और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1/√x। तो रूट एक्स का मतलब x की पावर प्लस हाफ का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो क्या होगा 1/2 x की पावर 1/2, ये ऊपर आएगा ना या नीचे आएगा, x की पावर -1/2। हाँ भाई सही लिखा है क्या, एक बार देखकर बता Yes, दो। sir. पावर हाफ आगे आ गई, पॉजिटिव sir. थी, और हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हाफ पावर रह गई। चलिए इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख दें, -5 x टू दी पावर -3/2 प्लस 5/2 रूट एक्स। Yes, sir. अब अभी इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूंगा और कुछ बच्चों को चक्कर आ सकते हैं। देखिए -5 अपॉन x रूट एक्स प्लस 5 अपॉन 2 रूट एक्स। ओनली 1 प्लेस पर चेंज किया है मैंने। अब कोई यस नहीं बोला, इसका मतलब चक्कर आ गए। आ गया सर। यस सर, आ गया समझ में। चक्कर आ गया या ये आ गया समझ में?
आ नहीं गया सर सर, समझ आ गया। आ एक्स गया। टू दी पावर माइनस हाफ को मैंने 1/x रूट एक्स लिखा है, x रूट एक्स। तो बस आप इतना देख लो, x इंटू रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 3/2 होता है। इसको तो भूल जाओ, ऊपर वाले को, इसको देखो, x की पावर 1 और x की पावर हाफ, x की पावर 1 x की पावर हाफ। तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में हो, अगर डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, है ना। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 इक्वल टू 1, रॉन्ग नहीं है ना। ऊपर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ऊपर नेगेटिव था तो नीचे जाएगा तो इस तरह। ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया। तो हमने सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब थर्ड का आप करके बताओ भाई। थर्ड, फाइंड dy बाय dx, क्या किया जाए। तो अब बस एक ही बात ध्यान रखनी कि n की वैल्यू क्या है, 4/3 है। जिसका हो जाए वो बता देना, कम से कम एक बड़ा टॉपिक तो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। यस सर। सर सर अच्छा, हो गया क्या अभी बात नहीं करते सर, मैं कुछ पूछ रही थी सर। हाँ, जो बोलिए आपने एक्सप्रेशन लिखा है सर 10 इंटू -1/2 इंटू एक्स माइनस, तो सर -3/2 क्यों है? -3/2 क्यों है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 है ना, उसमें इस एक्सप्रेशन को यहाँ देखें, x टू दी पावर n -1, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, पहले से -½ है। तो -½ तो पहले से है, और एक फॉर्मूले का -1 और आएगा, तो पावर टोटली कितनी हो जाएगी, माइनस का। आई थिंक बात समझ में आई। हाँ सर, वो मैंने फॉर्मूला गलत सोच लिया था तो। थर्ड नंबर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 1/3 h की पावर 1/3 x की पावर 1/3, थोड़ा सोच 4/3 x की पावर 1/3। 4/3 x की पावर 1/3। तो सभी ऐसे ही बोल रहे हैं, 3 सर 4/3 x की पावर 1/3। यस सर। अच्छा, एक और नया आंसर आया, 4/3 x की पावर 1/3, ये बोल रहे हैं। यस सर। तो आपने इस 4 को नहीं देखा क्या, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, इस 4 को भूल गए शायद आप। तो आई थिंक, चलिए चेक करते हैं, मुझे लग रहा है ये आंसर सही होना चाहिए। यस सर। चेक करते हैं, बाकी चेक करते हैं ना। चलिए अब चेक करते हैं, पूछते नहीं आपसे, चेक करते हैं। तो हम बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। y के प्लेस पर जो गिवन है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, y की वैल्यू x की पावर 4/3/4। हाँ भाई, ये 1/4 भी तो कांस्टेंट है, 1/4 भी तो कांस्टेंट होता है। तो पहले तो 1/4 को तो आउट करो। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है, x टू दी पावर 4/3। अब हम फॉर्मूला यूज लेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, थर्ड नंबर का फॉर्मूला, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। कुछ आइडिया लगा। यस सर। n x टू दी पावर n-1। तो n के प्लेस पर अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 4/3, n के प्लेस पर 4/3। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म ऐसी की ऐसी 1/4 है ना। अब डिफरेंशिएशन हो रहा है x टू दी पावर 4/3 का, तो n की वैल्यू है 4/3, 4/3 इंटू x टू दी पावर 4/3 -1। देखो मैंने फॉर्मूले में सही वैल्यू पुट करी है, n की वैल्यू 4/3 थी। सर आप म्यूट हो गए। आई थिंक हो गया था कुछ मोमेंट के लिए। तो आंसर बताएं। 1/3 h की पावर 1/3। 4/3 -1 क्या होता है, 1/3।
और गाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने पढ़ा हो तो। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम अंडर रूट कह देते हैं, बट क्यूब रूट होता है ना तो यहाँ पर एक 3 लगा देते हैं, अगर आपने देखा हो, है ना। तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, सब जानते हैं। इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3 क्यूब रूट, है ना। डन गाइस? यस सर। क्या हो गया? तो कुछ डिफरेंशिएशन के हमने आज काम किए, कल हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, बट डेफिनेशन लिख लें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग इंटीग्रेशन। हम और भी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन की। 11th में जो यूज आना है वो एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही यूज आना है, तो हमने उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आज कर ली, और 3rd नंबर के फॉर्मूला की मेन प्रैक्टिस आपको करवानी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अब स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तो इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट इजी हो जाता है, क्योंकि आपको फंक्शन क्या है वो पता है। चलिए, तो टाइम आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करते, डेफिनेशन लिखवाते हैं। लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, the reverse process of differentiation, the reverse process। सर म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गए। एक के ऊपर एक कॉल पे कॉल आ रही है। हाँ, आई थिंक अब ऑडियो आ गया होगा, तो आपने लिख लिया होगा, the reverse process of differentiation is called integration, is called integration, full stop। तो जस्ट इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पर डिपेंडेंट है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। चलिए गाइस, लिख ली डेफिनेशन? कोई आवाज आ जाए? यस सर। यस सर। तो अब एक और बात सुनिए, हम क्या जानते हैं, अगर y x का फंक्शन है, y अगर x का फंक्शन है तो हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। एक और बात आपको बताई थी, dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? वापस बता रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, ऐसा लिखा था क्या हमने? yes sir, ऐसा लिखा था हमने? यस सर। ऐसा लिखा था। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम ऐसा कहते हैं, इफ dy upon dx is fx, dy upon dx is fx, then integration of f dash x dx we got y। तो फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू fx। सर आप सर बड़ी इमरजेंसी आ रही है कुछ लोगों को, तो कुछ मिनट में एंड करते हैं हम क्लास को। डेफिनेशन के बाद लिखिए स्टूडेंट्स, इफ y इक्वल टू fx एंड dy by dx इक्वल टू f dash x, then according to the definition of integration,
according to the definition of integration. Integration of f dash x dx equal to y. समझाया नहीं है अभी मैंने, आपको जस्ट लिखने को कहा है. अब थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में ताकि बात थोड़ी समझ में आए. कहां तक आपको पता है? यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको है, यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. अब पहले मुझे बता दें, ऑडियो वीडियो ठीक है? बीच में ऑडियो थोड़ा सा जा रहा था, अभी आ रही है ना आवाज? यस सर. Yes, sir. सबको आ रही है? तो आपको बता दूं मैं, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. पहली बात, ठीक है. एफ डैश क्या है? आपको पुरानी बात याद करनी है. y का x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन. y का x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या है? f डैश x. सिंगल डैश दिख रहा है ना? याद आ गया ना? यस सर. बताया था. अगर डबल टाइम डिफरेंशिएशन होता है तो हम डबल टाइम डैश अप्लाई कर देते हैं. पहली बात. डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो अगर आपने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है तो जो आंसर आया है उस आंसर को इंटीग्रेट कर दें तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन मिल जाएगा, y मिल जाएगा. तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, f डैश x मिला. तो जो डिफरेंशिएशन का आंसर है, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कहा, आपने कर दिया. तो डिफरेंशिएशन का आंसर जो है, उस आंसर को अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो वापस क्या मिल जाता है? y मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है. फॉर एग्जांपल, इतना लिखना था आपको. अब बात तो एग्जांपल से ही अच्छे से समझ में आती है. जैसे सिंपल एग्जांपल हम ले, y इक्वल टू आपको कह दिया 2x क्यूब. भाई पहले लिया था ना हमने, you are given y इक्वल टू 2x क्यूब. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो dy बाय dx आप करेंगे. फटाफट बता दो. 6x स्क्वायर. 6x स्क्वायर. तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या है? 6x स्क्वायर. जिस तरह से कह रहा हूं y का डिफरेंशिएशन क्या है ना? तो ये है सिंबॉलिक और ये है एग्जांपल. समझ गए? अगर आप 6x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दें तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा, मतलब 2x क्यूब मिल जाएगा. अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं. जिस तरह से 11 फॉर्मूलाज आपको डिफरेंशिएशन के बताए थे, तो अभी इसको थोड़ा मैं सीक्रेट छोड़ देता हूं, है ना? थोड़ा सा सीक्रेट छोड़ देते हैं कि ये कैसे आता है. कल हम इसकी बात करेंगे कि ये कैसे आता है. रिवर्स प्रोसेस ही समझेंगे. फिर फॉर्मूलाज हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस. ठीक है? तो गाइस आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करना होगा. तो कुछ आइडिया लगा आपको? यस सर. इंटीग्रेशन तो कल ही समझ में आएगा कंप्लीट. मैंने जस्ट आपको बता दिया इंटीग्रेशन क्या होता है, वो ध्यान में रखना बस. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. बाकी बात करते हैं थोड़ी कल. थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, sir. थैंक यू सर. यस, ओके.